नमस्कार कंपटीशन एग्जाम के प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने उत्सर्जन तंत्र की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की दूसरी क्लास लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आपने पहले तीनों क्लास आपने पहली क्लास बिल्कुल ध्यान से लगा ली होगी, नोट्स बना लिए होंगे और इससे पहले तीनों के तीनों तंत्र है वो भी आपने ध्यान से पढ़ लिए होंगे। देखो, आज अपने लास्ट टाइम में जहां पर टॉपिक स्टार्ट छोड़ा था वहां से अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, अपने ने लास्ट टाइम में छोड़ा था, अपने पढ़ रहे थे टॉपिक कौन सा? किडनी। ठीक है ना। किडनी मतलब है वृक्क, जो आपके कहां पर होते हैं? उदर गुहा के अंदर। और कितने? दो। जोड़ी कितनी? एक। और इसके बाद में कैसे आकार की? सेम के बीच के आकार के। देखो ध्यान से, दोबारा देखो वो डायग्राम। इस प्रकार से अपने ने किडनी की थी। ये एक किडनी का डायग्राम है, ठीक है ना। एक किडनी का डायग्राम है इस प्रकार से। अब देखो, ये बाहर वाली जो लेयर है इसकी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है ना, ये कहलाती है पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है। अब देखो, अंदर की ओर इस प्रकार से लेयर पाई जाती है। मैंने आपको बताया था इस प्रकार से कोनिकल शेप की या कोन शेप की छोटी छोटी क्या बना लेती है? स्ट्रक्चर बना लेती है। इनकी संख्या होती है 8 से 12। आगे बात सुनने, इस प्रकार से। और इसे क्या कहा जाता है? विसरल पेरिटोनियम। ठीक है ना, इसे कहा जाता है विसरल पेरिटोनियम। अब देखो ध्यान से, ये जो किडनी की ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है ना किडनी की, इसको क्या कहा जाता है? इसको हिलम कहा जाता है या हाइलम, इसको हिंदी में हाइलम लिखा आता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, अब अपने ने कल मैं आपको ये बढ़ा रहा था लास्ट टाइम जाते हुए कि ये जो आपकी किडनी की ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है रीनल पिरामिड। ठीक है ना, रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड और रीनल पिरामिड, एक रीनल पिरामिड की अगर आप इस प्रकार से बाहर निकाल के स्ट्रक्चर देखो ना, इस प्रकार से रीनल पिरामिड की स्ट्रक्चर होती है। इतनी बात समझ आ गई? इस प्रकार से, मतलब एक तरीके की एक तरीके की ट्रायंगुलर या कोन शेप की स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ध्यान से, इस प्रकार से यहां पर इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। इसे कहा जाता है रीनल पिरामिड। ये होते हैं टोटल कितने? 8 से 12। और इन्हीं के अंदर होती है किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। जैसे देखो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि यहां से एक कलेक्टिंग डक्ट है ना, वो बाहर निकली है। ठीक है, एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं, यहां से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट बाहर निकलती है, जिसे डक्ट ऑफ बेलिनाई कहा जाता है। आगे बात सुनिए। और इसके बाद में यहां पर होता है एक नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का इस प्रकार से पीसीटी पार्ट, और पीसीटी के बाद में यहां पर लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद में डीसीटी पार्ट इस पे इस प्रकार से जुड़ जाता है। इस प्रकार से एक नेफ्रॉन यहां पर जुड़ा होता है। आगे बात समझे, ठीक है ना। रीनल पिरामिड की संख्या टोटल कितनी होती है मनुष्य के अंदर? 8 से 12। ठीक है। अब देखो, इस रीनल पिरामिड में ये जो आपको यहां पर छोटी सी स्ट्रक्चर जिससे ये बाहर निकलता है, ठीक है ना, जिससे ये बाहर निकलता है, इनसे छोटी छोटी ट्यूब इस प्रकार से बाहर निकलेगी, मतलब नलिकाएं। ठीक है ना। और एक नलिका को कहा जाता है यहां पर डक्ट ऑफ बेलिनाई। ठीक है ना, डक्ट ऑफ बेलिनाई। और डक्ट ऑफ बेलिनाई है ना, वो समूह होती है यार। ठीक है ना, समूह होती है, ग्रुप होती है। और किसका ग्रुप होती है? संग्राहक नलिकाओं का। संग्राहक नलिकाएं किससे निकलती है? आपकी किससे निकलती है? कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट निकलती है आपकी कहां से? नेफ्रॉन से निकलती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो, ये जो इसका यहां पर ये जो छिद्र है ना, जहां से ये कलेक्टिंग ये डक्ट ऑफ बेलिनाई निकलती है, ये डक्ट ऑफ बेलिनाई, इसको कहा जाता है रीनल पेपिला। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? रीनल पेपिला कहा जाता है। मतलब है ये जो रीनल पिरामिड, ये पूरा रीनल पिरामिड हो गया है। और ये रीनल पिरामिड जहां पे ये जो भाग है ना, ये जहां पे ये खुला है, इसकी ओपनिंग जो है ना, ये कहलाती है रीनल पेपिला। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो, इसके बाद में ये जो जिस एरिया में ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा अवकाश है, गुहा या कैविटी आपको दिखाई दे रही है। ये जिस एरिया में जहां पर ये खुलता है उसको कहा जाता है रीनल पेल्विस। ठीक है ना, रीनल पेल्विस। और इसके बाद में ये पूरी की पूरी कैविटी आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरी की पूरी कैविटी जहां पर बहुत सारे रीनल पिरामिड खुलते हैं, इसको कहा जाता है रीनल कैलिक्स। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? रीनल कैलिक्स। इतनी बात आपको समझ आ गई भाई। इसको रीनल पेल्विस, और इसके बाद में इसको क्या कहा जाता है? रीनल कैलिक्स। इसको कहा जाता है रीनल कैलिक्स। इतनी बात समझ आ गई। और इसको क्या कहा जाता है? रीनल पेल्विस। ठीक है। अब देखो, ये रीनल पेल्विस जहां से बाहर निकलता है, इस प्रकार से एक छोटी सी नलिका यहां से क्या निकलती है? बाहर। इसको हिलम कहा जाता है। और हिलम से क्या बाहर निकलती है? यूरेटर बाहर निकलती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। ये किडनी की शेप कैसी होती है? मैंने आपको बताया था, ये किडनी की शेप कैसी होती है? ये होती है कॉनकेव। ठीक है ना,
कॉनकेव, और कॉनकेव का मतलब उत्तल, और ये कैसी होती है, ये होती है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब ये होती है अवतल, और ये क्या होती है, उत्तल। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कि किडनी का आकार कैसा, सेम के बीच के आकार का। टोटल होती कितनी है, दो, जोड़ी कितनी, एक। कौन सी गुहा में, उदर गुहा में। दाई किडनी नीचे और बाई किडनी ऊपर। इसका रीजन क्या है, लीवर डायाफ्राम के नीचे होती है। आगे बात समझे। इसके बाद में कौन सी वर्टिब्री के बीच में पाई जाती है, T12 से लेकर T11 12वीं से लेकर L3, ठीक है ना। थोरेसिक 11वीं 12वीं से लेकर लंबर तीसरी। आगे बात समझिए, हिंदी में वक्सीय कशेरुका 11वीं 12वीं से लेकर कटी कशेरुका तीसरी तक। इतनी बात आपको समझ आ गई, ये पूरा समझ आ गया। विसरल पेरिटोनियम इस प्रकार से छोटी छोटी पिरामिड लाइक या कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ट्रायंगुलर शेप की, जिसे क्या कहा जाता है, रीनल पिरामिड कहा जाता है। टोटल कितने होते हैं, 8 से 12। आगे बात समझे, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक डक्ट बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, डक्ट ऑफ बेलिनाई, जो एक पिरामिड से बाहर निकलती है। और जहां से पिरामिड की जिस भाग से बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, रीनल पेपिला। ये जहां पर खुलती है उसे क्या कहा जाता है, रीनल कैलिक्स। और बहुत सारे रीनल कैलिक्स मिलकर एक छोटी सी गुहा या कैविटी बनाती है, ये है कैविटी या इसको गुहा कहा जाता है। और इस गुहा का नाम क्या है, रीनल पेल्विस। आगे बात समझे, रीनल पेल्विस के बाद की ये जो ओपनिंग है ना, इसे क्या कहा जाता है, हिलम कहा जाता है, जिससे एक यूरेटर क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में मैं डायग्राम बनाता हूं, वो दूसरा जो अपने ने स्टार्टिंग में बनाया था, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो आपके 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है। इस प्रकार से अपनी क्या जुड़ी होती है, किडनी, दो ट्यूब यहां पर आ गई, ठीक है ना, दो ट्यूब यहां पर आ गई अपने, और इसके बाद में दूसरी किडनी जो है ना वो यहां पर जुड़ जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से एक क्या निकलती है, यूरेटर, ठीक है, और एक यूरेटर क्या कहां से निकलती है, यहां से निकलती है बाहर। इतनी बात समझ आ गई। यहां पर इसके बाद में यहां पर मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद में मूत्र मार्ग। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। देखो ध्यान से, इस प्रकार से आपकी एनसीईआरटी 10वीं की एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है ना, ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस प्रकार से यहां पर ये जो है ना, यहां पर ये जो अपने दिया है, ये अपने क्या है, किडनी, ठीक है। किडनी के बाद में ये अपनी क्या है, यूरेटर। अब देखो ध्यान से, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरेटर किडनी के कौन से छिद्र से बाहर निकलते हैं। किडनी का ये जो छिद्र है, ठीक है, और किडनी का ये जो छिद्र है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, हिलम कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था। आगे बात सुनने, और हिलम के पीछे वाला एरिया क्या कहलाता है, इधर रीनल पेल्विस। आगे बात सुनने। अब इसके बाद में देखो, ये जो यूरेटर है, ये संख्या में कितनी होती है, 2, और जोड़ी कितनी, 1। कहां से निकलती है, किडनी से, ठीक है ना। और किडनी से निकलकर कहां पर खुलती है, आपके यूराइनरी ब्लैडर में, ठीक है ना, यूराइनरी ब्लैडर। और यूराइनरी ब्लैडर का मतलब आपका मूत्राशय। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, मूत्राशय के ये जो बाहर की और ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ना, ये एक छोटे से एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है ना। एक छोटे से किससे बनी होती है, एपिथेलियम से। और इस एपिथेलियम को कहा जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है ना। कौन सा एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या इसको हिंदी में कहा जाता है अंतःवर्ती उपकला। अंतःवर्ती उपकला, मैंने आपको ये बताया था, कहीं भी उपकला या एपिथेलियम टिश्यू का नाम आ जाए, मतलब वो उसको क्या देगा, प्रोटेक्शन। तो सीधी सी बात यही है, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना, यहां पर ये यूराइनरी ब्लैडर को क्या देता है, सुरक्षा देता है भैया। आगे बात समझे। अब देखो इसके बाद में, इसके अंदर की ओर एक लेयर और पाई जाती है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसके अंदर की ओर एक लेयर और पाई जाती है, और कौन सी, वो पाई जाती है इस प्रकार से। यहां पर अंदर की ओर एक लेयर और मिलेगी, यहां पर बनी, और ये बनती है कौन सी मसल से, डेट्रूसर मसल से, ठीक है ना। डेट्रूसर मसल से बनती है। और डेट्रूसर जो मसल्स है ना, वो एक प्रकार की कैसी मसल्स है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब है ये एक प्रकार की कैसी पेशी है, अनैच्छिक पेशी। आगे बात समझे, ये एक प्रकार की कैसी पेशी है, अनैच्छिक पेशी, जो आपकी किसके अंदर पाई जाती है, मूत्राशय के अंदर। क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, याद रखना कि यूरेटर किडनी के कौन से पार्ट से बाहर निकलती है, हिलम से निकलती है। इसके बाद में मूत्राशय के अंदर पाई जाने वाली इनवॉल्यूंटरी मसल्स या अनैच्छिक पेशी का नाम बताइए, डेट्रूसर मसल्स। आइडिया बात समझे, ठीक है ना। और इसके बाद में यूराइनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी एपिथेलियम है जो उसकी प्रोडक्शन करती है या सुरक्षा का कार्य करती है, तो कौन सी करती है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आगे बात समझे, दोनों पोर ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ओब्लिक खुलते हैं हमेशा,
ठीक है ना, ओब्लिक मतलब तिरछे खुलते हैं, आगे बात समझे। और एक यहां पर होता है, मतलब इसके अंदर टोटल अवरोधनी कितनी पाई जाएगी, मूत्राशय के अंदर अवरोधनी, अवरोधनी का मतलब होता है स्पिक्टर, ठीक है ना, स्पिक्टर, ये अवरोधनी होती है टोटल 3, ठीक है ना, 3 में से 2 तो किसकी, यूराइनरी यूरेटर की, 2 तो किसकी, यूरेटर की या मूत्र वाहिनी की, और एक किसकी, आपके यूरेथ्रा की। आगे बात समझे, यूरेथ्रा का मतलब है मूत्र मार्ग की, ठीक है ना। देखो हमेशा ये जो ऊपर वाले छिद्र है ना, ये पीछे खुलते हैं, इस प्रकार से खुलते हैं। आगे बात समझे, इसका रीजन ये है कि जब कभी भी यूरेथ्रा के थ्रू मूत्र को बाहर निकाला जाएगा तो इसका बैक फ्लो ना हो सके। आगे बात समझे, जब ये पूरा भर जाएगा ना तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों छिद्र, ताकि जब मूत्र को बाहर निकाला जाए तो उसका बैक फ्लो ना हो। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में ये पूरा एक्सक्रीटरी विसर्जन तंत्र का ये टॉपिक समझ आ गया। देखो ध्यान से, अब आपसे कोई पूछे कि कहां से किस प्रकार से मूत्र है ना वो बाहर निकलता है, आप मार्ग बताइए, पाथवे बताइए। तो पाथवे किस प्रकार से बताओगे, एक तो सीधा ही हो गया किडनी, किडनी के बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, और इसके बाद में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से क्या निकल जाएगा, बाहर। इतनी बात समझ आ गई। और अगर थोड़ी सी डिटेल अगर आपसे कोई पूछ ले तो यहां पर देखो इस प्रकार से 2 क्या होते हैं, रीनल पिरामिड, ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं रीनल पिरामिड। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ जाए, सबसे पहले यहां पर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बाद में ये एरिया क्या कहलाता है, रीनल पेपिला, रीनल पेपिला के बाद में ये एरिया रीनल कैलिक्स, और इसके बाद में ये पूरा का पूरा एरिया रीनल पेल्विस। आगे बात सुनने, इसके बाद में हिलम, हिलम के बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। मैंने आपको बताया था कि एक किडनी के टोटल पार्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो कौन सा, एक तो ये बीच वाला पार्ट, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेडुला। मेडुला को क्या कहा जाता है, मेडुला को कहा जाता है मध्यांश, ठीक है। और एक होता है सबसे बाहर वाला पार्ट, और इसको क्या कहा जाता है, कोर्टेक्स कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में ये जो अंतर्वलन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो अंतर्वलन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे कहा जाता है कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, कोलम ऑफ बर्टीनी। एक डायग्राम और अपने दोबारा बना लेते हैं किडनी का, देखो ध्यान से। इस प्रकार से मान लीजिए आपकी किडनी है, ये हिलम हो गया, ठीक है ना। हिलम के बाद में ये हो गई इनर लेयर, जिसको क्या कहा जाता है, विसरल पेरिटोनियम। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, इस किडनी के आपको टोटल एरिया दिखाई देंगे कितने, 3, ठीक है ना। दो एरिया, कौन कौन से, एक तो एरिया दिखाई देगा आपको कौन सा, एक तो एरिया दिखाई देगा, देखो ध्यान से, 2 एरिया दिखाई देंगे। एक तो कौन सा, मेडुला वाला, ठीक है ना। एक तो कौन सा दिखाई देगा, मेडुला वाला, ठीक है। एक तो मेडुला दिखाई देगा, और मेडुला को क्या बोला जाता है, मेडुला को बोला जाता है मध्यांश, ठीक है ना। मेडुला को कहा जाता है मध्यांश। और दूसरा कौन सा, कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स जो है ना वो पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल का मतलब परिधीय। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इसके बाद में, अब 2 एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो विसरल पेरिटोनियम का अंतर्वलन है, जहां पर 2 पिरामिड आपस में मिलते हैं, इसे कहा जाता है कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है ना। बर्टीनी के स्तंभ, ये नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, कोलम ऑफ बर्टीनी। अब देखो इसके बाद में नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन, इन 2 पार्ट के आधार पर नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नेफ्रॉन मतलब किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है ना। एक किडनी के अंदर टोटल कितने, 10 लाख, दोनों के अंदर कितने, 20 लाख या 2 मिलियन। आगे बात समझे, ठीक है ना। किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, लंग्स की एल्विलाई, हार्ट की एसए नोड, और बॉडी की कोशिका। आगे बात समझे। आगे देखो इसके बाद में 2 टाइप के नेफ्रॉन मिलेंगे। कुछ तो नेफ्रॉन ऐसे मिलेंगे जो आपकी बॉडी के कौन से पार्ट में मिलेंगे, मेडुला पार्ट में। और इन नेफ्रॉन को क्या कहा जाएगा, याद रखना, कौन सी नेफ्रॉन है, मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है ना, मेडुलरी नेफ्रॉन। और मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं ना, वो होते हैं 10 से कितने परसेंट, 15%। इतनी बात समझ आ गई। और कुछ नेफ्रॉन ऐसे मिलेंगे जो कौन से पार्ट में मिलेंगे, कोर्टेक्स पार्ट में। और कोर्टेक्स पार्ट में जो नेफ्रॉन मिलेंगे ना, उसे कहा जाता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है ना। कौन सी नेफ्रॉन है, कोर्टिकल नेफ्रॉन। और ये सबसे ज्यादा होते हैं आपके शरीर में, कितने होते हैं, 80 से कितने परसेंट, 85%। आगे बात समझे, नॉर्मल कंडीशन में यही वर्क करते हैं, इमरजेंसी में मेडुला वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। आगे बात समझ, क्वेश्चन आता है कि कौन से नेफ्रॉन जो है ना वो संख्या में ज्यादा होते हैं, तो वो होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। आगे बात समझे, जो कोर्टेक्स पार्ट में मिलते हैं 80 से कितने परसेंट, 85%। आगे बात समझे। आगे देखो इसके बाद में अब पढ़ते हैं किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट, जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है ना, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है भैया,
नेफ्रॉन को कहा जाता है वर्काणु, ठीक है ना, वर्काणु। और एक किडनी के अंदर कितने, 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख। तो दोनों के अंदर कितने हो गए, 20 लाख या 2 मिलियन। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ठीक है। एक नेफ्रॉन की जब आप स्ट्रक्चर देखोगे इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये तो कौन सा कैप्सूल हो गया, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद में कौन सा पार्ट है, पीसीटी। और पीसीटी इस प्रकार से यहां पर मुड़ जाती है। इसके नीचे का भाग बनता है कौन सा, लूप ऑफ हैंडले। और लूप ऑफ हैंडले की भी 2 आर्म होती है इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद में इस प्रकार से एक छोटी सी ट्यूब और खुलती है बाहर की ओर, जिसे क्या कहा जाता है, डीसीटी। और इस प्रकार से क्या निकलती है, कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट यहां पर खुल जाती हैं इस प्रकार से, और नेफ्रॉन भी यहां पर जुड़ जाएंगे। आगे बात समझे। और लास्ट में यहां पर निर्माण हो जाएगा कॉलम ऑफ बल्टिनी का। ध्यान से देखिए एक एक पार्ट को कि किस प्रकार से कौन सा पार्ट है ना वो इस नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है और किस किस का क्या कार्य होता है अपने शरीर के अंदर, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, ये है एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले ये जो यहां पर ट्यूब है ना, सबसे पहले ये जो यहां पर ट्यूब अपने लिए बनाई है, इसको कहा जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और इसको कहा जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। इतनी बात समझ आ गई। मतलब इसका नाम तो क्या होगा, अपवाही धमनिका, ठीक है ना, अपवाही धमनिका। और इसका नाम क्या होगा, अभिवाही धमनिका। आगे बात समझे, अपवाही धमनिका और इसका नाम क्या होगा, अभिवाही धमनिका, ठीक है। देखो ध्यान से, इसके बाद में ये जो अपवाही धमनिका है, ये यहां पर एक छोटा सा इस प्रकार जाल की जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। इसको मैं रख कर देता हूं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। इस प्रकार जाल की जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब एक नेटवर्क बना लेती है, ठीक है ना, नेटवर्क। और नेटवर्क को क्या कहा जाता है, जाल कहा जाता है। और ये होती है भैया कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब क्या होता है, केशिका, ठीक है ना। और केशिका को यहां पर इस कैपिलरी को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस मतलब नेफ्रॉन के अंदर केशिकाओं का जाल क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। बताइए बात समझ आ गई। देखो इस ग्लोमेरुलस के अंदर इस प्रकार से छोटी 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 कोशिकाएं पाई जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से छोटी छोटी क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। और इन छोटी छोटी कोशिकाओं को कहा जाता है पोडोसाइट कोशिका, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पोडोसाइट सेल कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। मतलब देखो ध्यान से, इधर एक तो पोडोसाइट सेल हो गई ये, ठीक है, और दूसरी पोडोसाइट सेल हो गई ये, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में तीसरी पोडोसाइट सेल हो गई ये, और इसके बाद में चौथी पोडोसाइट सेल हो गई ये। इतनी बात समझ आ गई। टोटल पोडोसाइट सेल कितनी हो गई, 4, ठीक है ना, पोडोसाइट सेल। और कहां पर होती है, आपके ग्लोमेरुलस के अंदर होती है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर। देखो ध्यान से, इस पोडोसाइट के बिल्कुल सेंटर में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक छोटा सा क्या है, यहां पर छिद्र दिखाई दे रहा है क्या, ये जो है ना, ये यहां पर क्या है, एक छोटा सा छिद्र। इतनी बात समझ आ गई। ये है छोटा सा छिद्र, और इस छोटे से छिद्र या पोर का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्लिट पोर। आगे बात समझे। और स्लिट पोर का जो साइज है ना, वो 0.1 mm 0.1 mm के करीबन होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि ग्लोमेरुलस के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जो छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण करती है या स्लिट पोर का निर्माण करती है। इतनी बात समझ आ गई। स्लिट पोर को हिंदी में कहा जाता है निस्संदन छिद्र, ठीक है। तो ये कोशिका कौन सी है, पोडोसाइट कोशिका। आगे बात समझे। आगे देखो, इसके बाद में ये जो आपको कप शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, कप शेप। कप शेप का मतलब होता है प्याले नुमा, ठीक है ना। और प्याले नुमा स्ट्रक्चर ये क्या कहलाती है, बोमेन कैप्सूल कहलाती है, ठीक है ना, बोमेन कैप्सूल। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, इसके बाद में इस बोमेन कैप्सूल के साथ में ये जो जुड़ा हुआ भाग है ना, ये कहलाता है पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, या हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलोगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है ना, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में देखो, ये जो आपको यू शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, ठीक है, इसे कहा जाता है लूप ऑफ हैनले या हैनले का लूप। और आकार कैसा, यू आकार का,
इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, ये जो पार्ट है ना हल्ले के वो नेफ्रॉन का, ये क्या कहलाता है? डीसीटी। डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। हिंदी में कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये आगे चलकर किस में खुलती है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है ना, किस में खुलती है? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट का मतलब कौन सी नलिका? संग्राहक नलिका। इतनी बात समझ आ गई। ये भाग होते हैं भैया, ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इतनी बात समझ आ गई। ये किसकी स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन की। ये भी कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी कलेक्टिंग डक्ट है। इतनी बात समझ आ गई। ये भी अपनी एक कलेक्टिंग डक्ट है और इसके बाद में ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट है जिसके साथ में बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हैं। इतनी बात समझ आ गई। मतलब एक रिनल पिरामिड के अंदर कम से कम 2 से 3,000 कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक डक्ट ऑफ बेलिनाई का निर्माण करती है, जो रिनल पिरामिड से क्या खुलती है? बाहर खुलती है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब देखो ये है एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। दोबारा देखिए, नेफ्रॉन में इस प्रकार से एक छोटी सी ट्यूब आकर खुलती है, ठीक है ना, इस प्रकार से छोटी सी ट्यूब आकर खुलती है और इसे क्या कहा जाता है? एफरेंट आर्टरियोल। ये अपवाही लिख दिया गया, यहां पर अभिवाही आएगा भैया, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अभिवाही धमनिका, ठीक है। और इसके बाद में इसको क्या कहा जाता है? अपवाही कहा जाता है। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? अपवाही धमनिका कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। एफरेंट आर्टरियोल और उसका नाम क्या है? इफरेंट आर्टरियोल। मतलब आपके लिवर से छोटी सी ट्यूब आएगी, आगे बात समझे, वो 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक तो इस किडनी के अंदर चली आएगी, एक इस किडनी के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। दोनों किडनी के अंदर जब वो ट्यूब आएगी, ठीक है ना, तो वो आगे चलकर रिनल पिरामिड के अंदर चली आएगी। रिनल पिरामिड से वो कहां पर चली आएगी? नेफ्रॉन में। और इस प्रकार से छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर बढ़ जाएगी बहुत सारी, और इसे आप लोग क्या कहोगे? एफरेंट आर्टरियोल या अभिवाही धमनिका। और इसके बाद में ये ट्यूब आगे चलकर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है इस प्रकार से। देखो ध्यान से, ये तो हो गई आपकी अभिवाही धमनिका। इसके बाद में अभिवाही धमनिका और छोटे छोटे भागों में, जिसे कैपिलरी कहा जाता है। और इसके बाद में ये आगे चलकर इफरेंट आर्टरियोल या अपवाही धमनिका में। आगे बात समझे, मतलब एक छोटी सी ट्यूब इस प्रकार से, एक छोटी सी ट्यूब आगे चलकर एक नेटवर्क या जाल का निर्माण करती है, जिसके अंदर सारी की सारी क्या होती है? कैपिलरी। और ये कैपिलरी किसका निर्माण करती है? ग्लोमेरुलस का। आगे बात समझे, और ये ग्लोमेरुलस से बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब फिर आपस में जुड़कर, मतलब ये तो क्या हो गई? अभिवाही, ठीक है, अभिवाही आगे चलकर छोटी छोटी एक जाल का निर्माण, और इसके बाद में ये क्या होगी? आपकी अपवाही। इतनी बात समझ आ गई। एक छोटी सी ट्यूब के रूप में बाहर खुलती है, जिसका नाम है इफरेंट आर्टरियोल या अपवाही धमनिका। और ये आगे चलकर निर्माण करेगी वासा रेक्टा का। ये भी बताएंगे कि वासा रेक्टा क्या होती है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में ये जो जाल है ना, ये क्या कहलाता है? कैपिलरी का बना हुआ जाल ग्लोमेरुलस कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई। और इसके अंदर, इस जाल के अंदर स्पेसिफिक टाइप की कोशिका होती है, जिसका नाम है पोडोसाइट सेल। 4 पोडोसाइट सेल मिलकर एक छोटे से छिद्र या स्लिट पोर का निर्माण करती है, जिसे निस्पंदन छिद्र कहा जाता है, जिससे आपका ब्लड फिल्टर होगा। यूरिया और ब्लड का लिक्विड पार्ट नीचे आ जाएगा और ब्लड का सॉलिड पार्ट क्या रह जाएगा? ऊपर रह जाएगा। इसका आकार कितना होता है? 0.1 mm। आगे बात समझे। आगे देखो, इसके बाद में ये सारा का सारा भाग एक कप शेप की स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ, जो जिसको क्या कहा जाता है? बोमेन कैप्सूल या पैलिनुमा भाग होता है, इसके अंदर खुलता है। इतनी बात समझ आ गई। कप शेप की स्ट्रक्चर है, वो आगे चलकर एक छोटी सी नलिका बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? पीसीटी। पीसीटी बोमेन कैप्सूल का के पास का पार्ट होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पीसीटी कहा जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। आगे बात समझे, समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे यू आकार का एक छोटी सी ट्यूब बनाती है, जिसका नाम क्या होता है? लूप ऑफ हैनले। आगे बात समझे। और इसके बाद में ये आगे चलकर एक छोटी सी डक्ट का या ट्यूब का निर्माण करती है, जिसका नाम है डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका। इतनी बात समझ आ गई। और इसके बाद में ये बहुत सारी ये जो डीसीटी आगे खुलती है, किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलकर एक छिद्र के रूप में बाहर खुलती है, जिसका नाम क्या होता है? रिनल पेपिला। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर समझ आ गई। देखो, आने वाले क्वेश्चन ये है कि छोटे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेफ्रॉन का पैलिनुमा भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बोमेन कैप्सूल। आगे बात सुनने। इसके बाद में नेफ्रॉन के अंदर कोशिकाओं का बना हुआ गुच्छ क्या कहलाता है, जिससे ब्लड फिल्टर होता है? क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि ग्लोमेरुलस के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जो पोडोसाइट, जो स्लिट पोर का या निस्पंदन छिद्रों का निर्माण करती है? कौन सी? पोडोसाइट।
आगे बात समझिए, और कौन से छिद्रों का निर्माण? स्लिट पोर का, जिसका साइज होता है 0.1 mm। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब इसके बाद में मैक्रोन में हेले के लूप की संरचना कैसी होती है? यू आकार की। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में आगे एक अपने छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेलपीजियन बॉडी किसे कहा जाता है? मेलपीजियन बॉडी किसे कहा जाता है, या मेलपीजियन काय इसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। मेलपीजियन बॉडी किसे कहा जाता है या मेलपीजियन काय किसे कहा जाता है? देखो ध्यान से, इस प्रकार से होता है आपका बोमेन कैप्सूल, और कैसे आकार का? यू आकार, वो पैलिनुमा भाग का, और इस प्रकार से इसके नीचे जुड़ी होती है पीसीटी, ठीक है। एक ट्यूब आकर खुलेगी जिसका नाम है एफरेंट, और इससे ये आगे चलकर एक जाल का निर्माण करती है जिसको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। ये सारी मिलकर एक छोटी सी ट्यूब का निर्माण करती है जिसका नाम है ईफ्रेंट, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पर नाम इसके लिख देता हूं। इसको कहा जाता है अभिवाही, ठीक है ना, अभिवाही या इंग्लिश में एफरेंट, और इसको कहा जाता है अपवाही या इंग्लिश में ईफ्रेंट, ठीक है। और ये आगे चलकर एक कैपिलरी के अंदर बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कैपिलरी, और इसे क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता है कि मेलपीजियन बॉडी क्या है, ठीक है ना। मेलपीजियन बॉडी क्या है? देखो क्या है, इस ग्लोमेरुलस प्लस इस बोमेन कैप्सूल। देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं इधर, इस ग्लोमेरुलस प्लस इस बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है भैया, और उसका नाम क्या होता है? मेलपीजियन बॉडी, ठीक है ना, मेलपीजियन बॉडी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि इस ग्लोमेरुलस प्लस इस बोमेन कैप्सूल को मिलाकर एक नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या होता है? मेलपीजियन बॉडी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन की बाकी जितनी भी बची स्ट्रक्चर है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, क्लास अच्छे तरीके से लगाइए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद।